नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में रविवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ। एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान गई, 5 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो मृतक है उनमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। हमले के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिखाते हैं आपको ये पूरी खबर नजीर मसूदी और राजीव रंजन की इस रिपोर्ट में। चुनाव का जश्न खत्म नहीं हुआ कि गोलियां चलने लगी। गांदरबल के गगननीर इलाके में सुरंग बना रही एक निजी कंपनी की साइट पर आतंकियों ने हमला किया और 7 लोगों को मार डाला। मृतकों में एक स्थानीय डॉक्टर और 5 बाहर के लोग हैं। 5 घायल भी हैं। ये सुरंग श्रीनगर से लेह के बीच हाईवे के लिए बन रही थी। इंतहाई गिनावनी कोशिश और साजिश की जहां निहत्थे लोग जिनको मारा गया, इस जो अटैक हुआ इसमें 7 लोग मारे गए हैं, जिसमें जो सारे ही टेक्निकल हैंड से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस हमले को लेकर दुख जताया और कहा कि ये कश्मीर में बुनियादी ढांचे पर काम करने वाले पर हमला है। जबकि फारूक अब्दुल्ला ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को घेरा। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है, जो लश्कर का ही हिस्सा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के गगननीर में नागरिकों पर हुआ यह कायरतापूर्ण आतंकी हमला घृणित कृत्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। निर्दोष लोगों पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश जारी है। एनआईए की टीम भी जांच के लिए पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद यह पहला बड़ा आतंकी हमला है, जिसकी हर किसी ने निंदा की है। यह हमला कश्मीर में बदलते माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भी है। जाहिर है अलगाववादी ताकतों को वहां की जमहूरियत रास नहीं आ रही है। ये सबक भी है कि चुनाव के बाद और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की। श्रीनगर से नजीर के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब बड़ी खबर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से, जहां सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में गढ़चिरौली पुलिस की C60 विशेष लड़ाकू इकाई के कमांडो ने मुख्य भूमिका निभाई। सूत्रों के मुताबिक 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए नक्सलियों का एक ग्रुप पिछले 2 दिनों से महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर जंगल में इकट्ठा हुआ था और हमले की योजना बना रहा था। C60 कमांडो की 22 टीमों और सीआरपीएफ के 2 टुकड़ियों ने जंगल के 2 अलग अलग इलाकों से अभियान शुरू किया। इसी दौरान पुलिस और सीआरपीएफ के जवान उस इलाके में पहुंच गए जहां नक्सली इकट्ठा हुए थे। नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा कर्मियों की जवाबी कार्रवाई में 5 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों के द्वारा जंगल में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और आइए बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। 20 नवंबर को चुनाव होने और उससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली सूची 99 उम्मीदवारों की जारी कर दी है। उनमें से 71 ऐसे उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, जिन्हें फिर से टिकट मिला है। मुंबई की बात करें तो 13 विधायकों को फिर से टिकट मिला है, लेकिन 3 सीटों पर नामों की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में अंदेशा है कि जो वहां पे वर्तमान में विधायक हैं उनके टिकट कटने का खतरा है। आखिर क्यों और कौन होंगे उम्मीदवार, दिखाते हैं आपको सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में। बोरीवली विधानसभा क्षेत्र हो या घाटकोपर पूर्व, दोनों ही सीटें बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने अपनी पहली सूची में ना तो बोरीवली से वर्तमान विधायक सुनील राणे और न ही घाटकोपर के वर्तमान विधायक पराग शाह के नाम की घोषणा की है। तो क्या दोनों का पत्ता कट सकता है? चर्चा है कि बोरीवली से पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी चुनाव लड़ना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में जब उनका टिकट कटा था तब उन्हें आश्वासन भी दिया गया था। जनता का जोर भी गोपाल शेट्टी की तरफ ज्यादा दिखता है। मेरे हिसाब से गोपाल शेट्टी जी से हम लोग को कनेक्ट करने में इजी रहता है, जैसे सुनील राणे से भी होता है, बट उतना हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। ये हमारे लिए ज़मीनी स्तर के नेता रहे हैं श्री माननीय गोपाल शेट्टी जी। उन्होंने शुरुआत से ही बोरीवली विधानसभा के लिए बहुत सारा काम किया है और आगे भी हमारे लिए हम लोग यही चाहेंगे कि वो हमारे उम्मीदवार रहें। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि सुनील राणे इज़ नॉट नाइस, पर मेरे ख्याल से गोपाल शेट्टी आने चाहिए। गोपाल शेट्टी जी को कभी भी कहीं भी बुला लो, वो कभी भी आ जाएंगे। रात को बुलाओ तो भी आ जाएंगे।
कोई किसी को तकलीफ हो तो हमेशा वो हाजिर रहते हैं। गोपाल शेट्टी ही आनी चाहिए, क्योंकि सुनील राणे ने आके सब फेरी वाला उठा दिया, तो उससे हमको बहुत दिक्कत होती है। और बच्चों लोग का एजुकेशन ये सब जो फेरी वाला है वो कैसे करेंगे, और उनका घर कैसा भरेगा। इसी तरह घाटकोपर पूर्व से पूर्व मंत्री प्रकाश मेहता फिर से चुनाव लड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। घाटकोपर पूर्व से ही 6 बार विधायक और राज्य में मंत्री रह चुके प्रकाश मेहता का विवादों के चलते पिछली बार टिकट कट गया था। वर्तमान में पराग शाह वहां से विधायक हैं, लेकिन पहली सूची में उनका नाम न होने से प्रकाश मेहता को फिर से टिकट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। घाटकोपर में पहले प्रकाश मेहता कई बार चुनकर आ चुके हैं, तो नाराज़ हुए थे पिछली बार जब उनको कहा गया था कि आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो शायद इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि फिर एक बार उनको चांस मिले। तो लगता है पार्टी के मन में कोई सोच विचार चल रहा है कि क्यों प्रकाश मेहता क्यों नहीं। तो लगता है ये मामला सुलझ जाएगा। बोरीवली से कहा जा रहा है कि सुनील राणे को कहीं और शिफ्ट करें, क्योंकि वैसे तो उनका घर शिवड़ी में है, तो शायद हो सकता है कि बोरीवली में कोई नया चेहरा दें और उनको कहीं और शिफ्ट करें। ऐसा हो सकता है, और वर्सोवा में भी भाजपा कोई नया चेहरा देने की बात कर सकती है। मुंबई में बीजेपी के कुल 16 विधायक हैं, जिनमें से 13 को फिर से टिकट दिया गया है। लेकिन जिन 3 विधायकों के नाम होल्ड पर हैं, उनमें तीसरा नाम भारती लवेकर का है। भारती लवेकर वर्सोवा से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके यहाँ बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। चर्चा है कि इसी के चलते भारती लवेकर का पत्ता काटकर किसी और को टिकट दिया जा सकता है। वर्सोवा से बीजेपी के 2 नाम चर्चा में हैं, एक संजय पांडे और दूसरे मोहित कंबोज। दोनों ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी हैं। हालांकि खुद भारती लवेकर ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। सुबह ही जाकर उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। अब देखना है कि किसकी लौटी लगती है। मुंबई से रौनक कुकड़े और सुजाता द्विवेदी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अगली खबर भी महाराष्ट्र से आपको दिखाते हैं। मराठा आंदोलन का चेहरा बने मनोज जरांगे पाटिल ने बड़ा ऐलान किया है कि जो मराठा बहुल सीटें हैं वहां पर वो उम्मीदवार उतारेंगे। इस ऐलान के साथ ही दोनों ही गठबंधन महाविकास अघाड़ी और महायुति की धड़कनें तेज हो गई हैं। लेकिन बड़ा नुकसान किसको होगा, किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में मनोज जरांगे पाटिल इस विधानसभा चुनाव के पहले बड़ा फैक्टर नजर आ रहे हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। काय उभा करायचे का पाडायचे यावर सांगा। किसका खेल बिगाड़ेंगे मनोज जरांगे पाटिल? 32% मराठा आबादी वाले महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा बने मनोज जरांगे पाटिल विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल ने घोषणा की है कि जिस सीट पर मराठा उम्मीदवार की जीतने की गारंटी है, उनके उम्मीदवार वहीं से चुनाव लड़ेंगे। SC/ST के लिए रिजर्व सीटों पर लड़ रहे उन उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे जो मराठा समाज के विचारों से सहमत हैं। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मराठा समुदाय की जीत की संभावना नहीं, वहां उनका समूह पार्टी, जाति या धर्म की परवाह किए बिना उन उम्मीदवारों का समर्थन करेगा जो आरक्षण की मांग के साथ हों। जिथं निवडून येऊ शकते अशा ठिकाणी फक्त आपण उभा करून निवडून आणा। जहां अपने उम्मीदवार जीत के आ सकते हैं, वहां पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। जो हमारी मांगों का समर्थन करेगा, उस उम्मीदवार का हम साथ देंगे। SC और ST उम्मीदवार रहेंगे तो हम वहां अपने उम्मीदवार नहीं देंगे। जब मैं उम्मीदवारी वापस लेने बोलूंगा तो बिना कुछ पूछे वापस लेना है। मराठाओं को जिसने खत्म करने की कोशिश की है, उन्हें खत्म करना है। जो आपल्या विचाराचा आहे म्हणजे आपल्या मागणीशी त्याला आपलं लाखभर मतदान फुकट द्यायचं, त्याला निवडून आणायचं। दिक्कत यह है कि जरांगे अब सिर्फ मराठाओं तक सीमित नहीं, वो ऐसी राजनीतिक गठजोड़ की तैयारी कर रहे हैं जिसमें दलित, मुसलमान, किसान समुदाय का भी समावेश हो। छत्रपति संभाजी नगर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी से ये लंबी मुलाकात भी अहम मानी जा रही है। जिस तरह की हमारे उनके दरमियान विचार विमर्श हुआ, तबादला ख्यालात हुए, उससे मुझे ऐसा लगा कि मराठा और मुसलमानों के दरमियान और दलितों के भी दरमियान और ये बहुत अच्छी समाजी एकता आने वाले दिनों में बनेगी। खुदा करे कि उसका असर राजनीति पर भी पड़े, लेकिन मैं बेसिकली राजनीति के मैदान का आदमी नहीं हूँ। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जरांगे महायुति, महाविकास अघाड़ी दोनों को ही नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन महाविकास अघाड़ी को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि लोकसभा में जिन मराठा वोटरों का उन्हें समर्थन मिला, विधानसभा चुनाव में उन्हीं वोटों का बंटवारा होगा, क्योंकि मराठा सीधे अपने उम्मीदवार को ही चुनेंगे। क्योंकि वो जिनका नेतृत्व करते हैं वो लोग महायुति को वोट नहीं करते हैं। और जैसे लोकसभा में हमने देखा कि मराठवाड़ा में सबसे बड़ा नुकसान भाजपा का हुआ, उनकी एक भी सीट नहीं आई। लेकिन अगर जरांगे पाटिल के नेतृत्व में अगर कैंडिडेट खड़े होते हैं विधानसभा में, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान
शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस और ये महाविकास आघाड़ी जो है कांग्रेस और शिवसेना, ये तीनों को होगा और फ़ायदा होगा महायुति को, क्योंकि वोटों का बंटवारा हो जाएगा। जरांगे पाटिल का नेतृत्व मानने वाले जो वोटर हैं वो जरांगे पाटिल के कैंडिडेट को वोट करेंगे। महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठाओं की जनसंख्या लगभग समान है। जरांगे मराठाओं को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जानकार दावा कर रहे हैं कि मराठा उम्मीदवार मैदान में होने से ओबीसी वोटर्स का ध्रुवीकरण भी होगा, लेकिन कांग्रेस फायदा बटोर सकती है, इसलिए विदर्भ की सीटों को लेकर वो अड़ी है कि विधानसभा में ये जो अगर जरांगे पाटिल के नेतृत्व में अगर कैंडिडेट खड़े हो गए तो ओबीसी मुझे लगता है कि कांग्रेस को ज़्यादा समर्थन देगा, क्योंकि पिछली विधानसभा और अभी की लोकसभा इन्होंने विदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस को दिए हैं। इसलिए कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में जिनकी एकमात्र सांसद हुआ करता था उनके 13 सांसद चुन के आए। ये सबसे बड़ा लाभ उन्हीं को हुआ है। महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी कांग्रेस बन गई है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में मराठाओं की बड़ी आबादी पर मनोज जरांगे पाटिल की पकड़ मजबूत हो चुकी है। 32% जो मराठाओं की आबादी है महाराष्ट्र में, निर्णायक भूमिका ये निभाती है चुनाव के दौरान। ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा की तरफ इस वोट बैंक का झुकाव था, जो कि 2024 में मराठा आंदोलन की वजह से बुरी तरह से ये वोट बैंक जो है वो प्रभावित हुआ। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले मनोज जरांगे पाटिल महाराष्ट्र की सियासत में बहुत ही बड़ा फैक्टर बने हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल और छत्रपति संभाजी नगर से मोहसिन शेख के साथ मुंबई से मैं पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली एनसीआर में सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण खतरनाक लेवल पे पहुंचा है। AQI 300 पार होने के साथ ही नए आदेश जारी हुए हैं। कल सुबह 8 बजे से ग्रैब 2 लागू होगा और इसके लागू होते के साथ ही दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर रोक लगेगी। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा। सर्दियों के दस्तक के साथ ही दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लोगों को सताने लगी है। AQI जो है वो लगातार दिन प्रतिदिन जो है खराब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। आज यानी कि सोमवार को सुबह से लेकर करीब शाम 4 बजे तक जो AQI है वो 300 के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया और 4 बजे जो है AQI 310 दर्ज की गई, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया कि कल सुबह यानी मंगलवार सुबह 8 बजे से दिल्ली में ग्रैब 2 यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का जो चरण 2 है वो लागू किया जाएगा और जो एहतियातन कदम है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वो उठाए जाएंगे। और इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ गाजीपुर के डंपिंग यार्ड के बाहर और बता दूँ कि जो कल से लागू हुआ होगा ग्रैब 2 कल सुबह 8 बजे से, उसमें कई सारे जो है रोकथाम लगाए जाएंगे, जैसे जनरेटर्स नहीं चल सकेंगे। प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उसका जो चलन है जो रोड पे, उसे कम करने के लिए जो पार्किंग फीस है उसे बढ़ाया जाएगा। और साथ ही जो है RWA के जितने भी रेसिडेंट्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो हर सोसाइटी के जो RWA होते हैं उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो जो है अपने गार्ड को हीटर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो ऐसे आग ना जलाएं, गर्माहट के लिए जो है आग जलाते हैं वो ना जलाए, जिससे वायु प्रदूषण होता है वो ना जलाए। इसके अलावा जो है जनरेटर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। रोड पे छिड़काव होगा और रोड की साफ सफाई लगातार की जाएगी। और बता दें कि ग्रैब का जो पहला चरण था वो ऑलरेडी जो है दिल्ली में लागू कर दिया गया था और जिसके बाद जो AQI है, IMD का कहना है, मौसम विभाग का कहना है कि जो AQI है वो लगातार ही खराब श्रेणी में पहुंचने की संभावना है आने वाले दिनों में। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे वायु प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो ऐसे में अभी जो है कल सुबह से ग्रैब 2 दिल्ली NCR के सभी इलाकों में लागू कर दी जाएगी और जितने भी रोकथाम है, कई सारे और जो रोकथाम के लिए स्टेप्स है वो लिए गए हैं, वो लागू किए जाएंगे और जितने भी रोकथाम है वो कल से जो है उस पर निगरानी रखी जाएगी और जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स है उस पर भी निगरानी रखी जाएगी ताकि जो वायु प्रदूषण है उस पर रोक लगाई जा सके, उसे कम किया जा सके। और जो दिल्ली के लोग हैं, हर साल ही दिल्ली के जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं वायु प्रदूषण की वजह से। और बता दें कि हाल ही में जो है दिवाली पे भी जो पटाखे हैं उसे भी बैन कर दिया गया है, हर साल की तरह इस साल भी। तो दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार उनसे भी कई तरह के आग्रह कर रही है और ऐसे में ग्रैब 2 कल सुबह 8 बजे से लागू कर दिया जाएगा दिल्ली NCR में। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फिर से गश्त शुरू होगी। 2020 के पहले की स्थिति लौट सकती है। प्रधानमंत्री के ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया। बीते 4 सालों में देखें जो पूर्वी लद्दाख में तनातनी की स्थिति है उसके बीच ये अहम बदलाव है। दो 2020 में गलवान की झड़प से पहले के हालात
लौट सकते हैं। सोमवार को भारतीय विदेश सचिव ने बताया कि चीन से सरहद पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बन गई है। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement. ये ऐलान रूस में ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात से पहले हुआ है। माना जा रहा है कि इसके बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। 2020 के पहले की स्थिति बहाल होने की उम्मीद है, लेकिन भारत किसी भी उम्मीद या भविष्य के रिश्तों को लेकर बहुत सतर्क है। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में एनडीटीवी के चीफ एडिटर संजय पुगलिया से बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये एक लंबी प्रक्रिया है। We reached an agreement on patrolling, and with that, the disengagement. We have gone back to where the situation was in 2020. कि पेट्रोलिंग राइट्स पर अब अग्रीमेंट बन गया है और इस अग्रीमेंट के बाद आगे डिसएंगेजमेंट और बाकी जो पहले की स्थिति थी वो बन सकती है। माना ये जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पर कजान में शी जिनपिंग और पीएम मोदी की बैठक और इस पर और जानकारी सामने आए। अब ब्रिक्स की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात पर सबकी नजर है। उम्मीद है कि ब्रिक्स समिट में जब दोनों देशों के नेता आपस में मिले तो रिश्तों की बर्फ कुछ और पिघले। भारत और चीन दुनिया के दो सबसे बड़े और सबसे ज्यादा संभावनाओं से भरे देश हैं। उनका एक साझा अतीत है और साझा भविष्य भी। दोनों पड़ोसी भी हैं। जाहिर है ऐसे में प्रतियोगिता भी होगी और कभी कभार टकराव भी। लेकिन बीते करीब 4.5 साल का सबक है कि टकराव से किसी का कोई फायदा नहीं। अच्छी बात यह है कि चीन को इस दौर में भारत की अहमियत और ताकत का एहसास पहले से कहीं ज्यादा है। रूस से कादम्बिनी शर्मा के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ वैष्णो देवी दर्शन के लिए पहुंचे। केजरीवाल परिवार सहित माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचे। कटरा से हेलीकॉप्टर से वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हुए। कटरा पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के लोगों ने उनका स्वागत किया। और एनडीटीवी के बड़े आयोजन एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में क्या कुछ हुआ दिखाएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। आज एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री के साथ ही विदेश मंत्री के बयानों की खूब चर्चा रही, लेकिन इसी बीच कई अहम विषय भी रहे, कई बड़े वक्ता भी पहुंचे। तो दिखाते हैं आपको इस समिट के कई रंगों को समेटती ये रिपोर्ट। ये एक आत्मीय और यादगार लम्हा रहा। एनडीटीवी वर्ल्ड समिट के दौरान अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के निदेशक प्रणव अडानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत की शताब्दी पर केंद्रित इस समिट में अलग अलग क्षेत्रों के महारथी और अलग अलग देशों के प्रमुख भी शामिल रहे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे डेविड कैमरून ने कहा, भारत की ताकत पर हमेशा से भरोसा रहा है। I was an early believer in the Indian century, and it's great to be back here today. And obviously, a permanent seat on the UN Security Council is something that should be India's right in this changed world. समिट के पहले दिन सुनील मित्तल जैसे बड़े उद्योगपति दिखे तो इतिहासकार विलियम डेल रिपल भी,
जिन्होंने भारत के पुराने वैभव की विस्तार में चर्चा की। Sheila, look on the left at the plan of the different monasteries and university buildings in Nalanda. It's the same as we find in Oxbridge. A courtyard, a cloister walk, and then the rooms of scholars leading off in four sides. भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी समिट में रहे। रास खोला कि उनका जन्म भारत में हुआ था, कलिंगपोंग में। उनकी स्कूली पढ़ाई भी। भारत से उनका रिश्ता बेहद अलग है। शेरिंग तोब्गे जीत अडानी और प्रणव अडानी से भी मिले। The world needs India, and I'm very happy that you've identified this century as India's century. As a matter of fact, if there's anybody, any country that can sort out today's problems, it is India. पॉल रोमेर जैसे नोबेल विजेता अर्थशास्त्री ने आधार की तारीफ की और भारत की मजबूती को रेखांकित किया। The benefit in India that you enjoy right now is that people can see in their daily lives the benefits that they have been able to enjoy because of government innovation in terms of how benefits are handed out, how people get access to financial accounts, how they do transactions. हल्के फुल्के लम्हे लेकर आई स्त्री सीरीज से मशहूर श्रद्धा कपूर तरह तरह के लहजों का खिलखिलाता प्रदर्शन करती हुई। I think it's, I try to do a fan chant. I don't know how good it is, but, I try to do it. But I don't know. Do you think it is okay? It's nice to be in Delhi, but when do you think it will stop raining? I don't know. It's just raining in Bombay and it's October and I don't know. Give it up for Shraddha Kapoor. और समिट में सुरों का समा बांधने आया हिंदुस्तान का एक बहुत पुराना परिवार, कई पीढ़ियों को साथ लेकर। उस्ताद अमजद अली खान सरोद के साथ आए। सरोद उन्हें बजाता रहा और एनडीटीवी वर्ल्ड समिट का पहला दिन एक सुरीली शाम लिए खत्म हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।